Hello 11th class, this is your online business study class. Today we discussed about the topic changing role of public sector. जो हमारा चैप्टर थर्ड है, आज हम इसका जो टॉपिक करेंगे वो हम पब्लिक सेक्टर के चेंजिंग रोल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, अगर हम पब्लिक सेक्टर की बात करें तो वो गवर्नमेंट के अंडर में रहता हुआ सेक्टर है। तो जो पब्लिक सेक्टर है उसकी डेवलपमेंट की हम इसमें बात करेंगे, क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर है वो अपनी जो भी उनकी इकोनॉमी में जो उसे रोल अपना शो करना था वो नहीं कर पा रहा था, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होनी चाहिए थी कंट्री की वो नहीं हो पा रही थी पब्लिक सेक्टर के थ्रू। तो उसमें कुछ चेंजेस की रिक्वायरमेंट थी जो कि गवर्नमेंट ने की है। यानी जो पब्लिक सेक्टर है वो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा था। प्रॉपर प्रोजेक्ट प्लानिंग नहीं थी, ओवर स्टाफिंग थी, अंडर यूटिलाइजेशन थी कैपेसिटी की। तो इन सबको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, पब्लिक सेक्टर का जो रोल है वो चेंज कर दिया, यानी पब्लिक सेक्टर में काफ़ी चेंजेस किए। तो स्टार्ट करते हैं। पब्लिक सेक्टर हैज़ बीन प्लेइंग ए वाइटल रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. Despite their impressive role, public enterprise in India suffer from several problems such as poor product planning, excessive overheads, overstaffing, underutilization of capacity, inefficiency, etc. To overcome these problems, to bring improvement in the efficiency level of public sector, some steps are taken by the government. अब देखिए, जो पब्लिक सेक्टर था वो एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें वैसे तो वाइटल रोल निभाता है अपना, पर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिनके कारण वो नहीं अपना जो है वो रोल प्ले कर पा रहा था जो उसे करना चाहिए था। वो क्या प्रॉब्लम्स थी? देखिए, तो प्रॉपर प्रोजेक्ट प्लानिंग नहीं हो पा रही थी, एक्सेसिव ओवरहेड्स था, है ना, ओवर स्टाफिंग थी, स्टाफ ज़्यादा था, है, और अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी थी, यानी जो कैपेसिटी थी वो अंडर यूटिलाइज हो रही थी, पूरी तरह से उसकी जो यूटिलाइज होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा था। इस कारण क्या थी, इनएफिशिएंसी आ रही थी। तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, जिनसे पब्लिक सेक्टर को बाहर लाना था और उसमें इम्प्रूवमेंट लानी थी उसके एफिशिएंसी लेवल में। तो वो किस तरह हुआ, उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स उठाए ताकि इसमें इम्प्रूवमेंट की जा सके। और वो स्टेप्स जो थे वो क्या कहलाए, चेंजिंग रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर. Although the performance of public sector enterprise is not remarkable, but then also government cannot ignore the development of public sector enterprises because these enterprises help to overcome the social problem of poverty, unemployment, imbalance in regional growth, etc. अगर हम पब्लिक सेक्टर की बात करें तो जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज की परफॉर्मेंस है वो रिमार्केबल नहीं रही, पर फिर भी जो गवर्नमेंट थी वो पब्लिक सेक्टर की जो डेवलपमेंट थी, एंटरप्राइजेस की जो डेवलपमेंट थी उसको इग्नोर नहीं कर सकती थी, ठीक है, उसमें इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट जो थी उसको इग्नोर नहीं कर सकती थी, क्योंकि ये जो एंटरप्राइजेज हैं ये बहुत सारी जो सोशल प्रॉब्लम है उनको क्या करती हैं, उनको ख़त्म करने में हेल्प करती हैं। क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं वो एज ए सोशल सर्विस वर्क करते हैं, सर्विस वर्क जो है उनका वो रहता है। उन कंपनीज़ का अगर हम बात करें, जैसे हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो उनका जो मोटिव है वो क्या है, प्रॉफिट कमाना, पर अगर हम पब्लिक सेक्टर की बात करें उनका प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता, उनका सर्विस मोटिव होता है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि ये जो पब्लिक सेक्टर की एंटरप्राइजेस थी ये जो सोशल प्रॉब्लम्स थी, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इम्बैलेंस इन रीजनल ग्रोथ, उनको कम करने में, उनको ख़त्म करने में हेल्प करती थी। इसीलिए इनकी डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दिया गया गवर्नमेंट की तरफ। अब देखिए क्या चेंजिंग रोल रहा, चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट पॉलिसी टुवार्ड्स द पब्लिक सेक्टर सिंस 1991। देखिए, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी 1991 में, ठीक है, आप इसका ईयर जो है याद कर लीजिए। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी 1991। तब क्या हुआ, तब पब्लिक सेक्टर की अगर हम बात करें इसमें मेजर रिफॉर्म्स किए गए। अब वो कौन कौन से थे रिफॉर्म्स जो किए गए, वो 4 मेजर रिफॉर्म्स थे। देखिए, फर्स्ट जो है रीस्ट्रक्चर एंड रिवाइव पोटेंशियली वाइबल PSU। PSU की फुल फॉर्म क्या है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, यानी जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थी जो कि वीक थी ना, जो लड़खड़ा रही थी, जो प्रॉपर तरह से स्टैंड नहीं थी, उन्हें रीस्ट्रक्चर किया जाए और उन्हें रिवाइव किया जाए। एक तो फर्स्ट मेजर रिफॉर्म ये किया गया, उनके रीस्ट्रक्चर रिवाइव की तरफ ध्यान दिया गया। सेकंड, क्लोज डाउन द PSU विच कैन नॉट बी रिवाइव। ऐसी जो PSU थी यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट थी जिन्हें रिवाइव नहीं किया जा सकता था दोबारा से, तो उन्हें क्लोज डाउन यानी उन्हें बंद कर दिया गया, ठीक है। आइए नेक्स्ट पेज पर इसके जो पॉइंट्स हैं, ब्रिंग डाउन द गवर्नमेंट इक्विटी in all non-strategic PSU to 26% और lower if necessary। देखिए, जो गवर्नमेंट थी वो अपनी इक्विटी लेके आई, यानी कि
जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थी उनके जो शेयर्स थे ना, वो कुछ परसेंट हम कह सकते हैं कि वो प्राइवेट सेक्टर के साथ भी एडजस्ट हुई। ठीक है, देखा गवर्नमेंट इक्विटी इन ऑल नॉन स्ट्रेटेजिक PSU, नॉन स्ट्रेटेजिक जो थी पब्लिक सेक्टर यूनिट, उनमें इक्विटी लेके आई, जैसे कि इसमें लिखा 26% और लोअर इफ़ नेसेसरी, या तो 26% या 26% से कम। ठीक है, अब गवर्नमेंट इसमें जो जितने भी नॉन स्ट्रेटेजिक थी PSU उनमें क्या लेके आई, इक्विटी। आगे देखिए जो नेक्स्ट है, फुली प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर, जो कि वर्कर थे उनके इंटरेस्ट की तरफ ध्यान दिया गया। ठीक है, जो फोर्थ जो रिफॉर्म किया गया, जो PSU में जो एम्प्लॉयज़ यानी जो हम बात करें PSU में जो वर्कर्स काम कर रहे थे उनके जो इंटरेस्ट था, उनके हित की तरफ भी ध्यान दिया गया, उन्हें फुली प्रोटेक्ट किया गया। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने अभी पढ़ा है, क्लोज डाउन कर दिया गया, जो कि रिवाइव नहीं हो पा रही थी PSU यूनिट्स, तो उन एम्प्लॉयज़ के लिए क्या किया गया, उनकी डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दिया गया कि क्योंकि वो उनकी नौकरी वहाँ से जा रही थी, तो इसके लिए NRF नेशनल रिन्यूअल फंड जो है वो इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, उनके लिए इसमें वेरियस प्लान्स थे, वो क्या किए गए, इस्टेब्लिश किए गए। आगे देखिए क्या क्या स्टेप्स थे जो कि गवर्नमेंट ने किए पब्लिक सेक्टर के इम्प्रूवमेंट के लिए। देखिए रिडक्शन इन नंबर्स ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर फ्रॉम 17 to 8 एंड देन टू 3। जो इंडस्ट्रीज़ थी पब्लिक सेक्टर के लिए जो रिज़र्व रखी गई थी उन्हें घटाकर 17 से 8 कर दिया गया। देखिए लिखा है 1956 में वो 17 थी जो कि रिज़र्व थी पब्लिक सेक्टर के लिए, फिर 1991 में जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई तभी से घटाकर 8 कर दिया गया, 17 से 8 कर दिया गया, और देन 2001 में क्या किया गया, इन्हें और कम करके 3 कर दिया गया। यानी पब्लिक सेक्टर के लिए ये 3 इंडस्ट्रीज़ रिज़र्व रखी गई, बाकी सबके लिए प्राइवेट सेक्टर को क्या किया गया, इन्वॉल्वमेंट करने के लिए उसे आगे आने के लिए कहा गया। अब देखिए कौन कौन से थे 3, एटॉमिक एनर्जी है ना, और आर्म्स का मतलब यहाँ हाथ बाजू नहीं, यहाँ हथियार, तोप बंदूक ऐसी इंडस्ट्रीज़, और थर्ड रेल ट्रांसपोर्ट, रेलवे। ये सारे के सारे किसके अंडर में है अभी भी 2001 से ये गवर्नमेंट के अंडर में ही है, पब्लिक सेक्टर में इंक्लूड है, बाकी सब किस में हो गया, प्राइवेटाइजेशन सबका हो चुका है। आगे देखिए दिस मीन्स आफ्टर 2001 द प्राइवेट सेक्टर कुड एंटर इन ऑल एरियाज एक्सेप्ट इन दीज 3। इन तीनों को छोड़कर प्राइवेट सेक्टर सब में क्या कर सकता था 2001 के बाद एंटर। गवर्नमेंट रिलीज दैट इफ़ वी अलाउ प्राइवेट सेक्टर इन मोस्ट ऑफ द सेक्टर दिस विल एनकरेज एवरी पब्लिक सेक्टर टू परफॉर्म बेटर। देखिए गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया, गवर्नमेंट ने ऐसा इसलिए किया कि जो प्राइवेट सेक्टर था है ना, अगर हम प्राइवेट सेक्टर को ऐसा बढ़ावा दे रहे हैं उसे आने के लिए, इससे क्या होगा, इससे जो पब्लिक सेक्टर है वो एनकरेज होगा। जैसे कि काम प्राइवेट सेक्टर करता है, परफॉर्म करता है, तो इसी को देख के जो पब्लिक सेक्टर है वो भी एनकरेज होगा बेटर परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, और वो भी कंप्लीट कर पाएगा अपने प्रोजेक्ट्स को प्राइवेट सेक्टर की तरह। तो इसलिए क्या किया गया, जो पब्लिक सेक्टर था उनके लिए उनकी जो रिज़र्व सेक्शन था उसे कम कर दिया गया, उसमें कमी की गई। नंबर ऑफ़ जो इंडस्ट्रीज़ रिज़र्व थी पब्लिक सेक्टर के लिए उन्हें 17 से घटाकर 3 कर दिया गया, ताकि जो प्राइवेट सेक्टर उन्हें देख के इनमें भी इम्प्रूवमेंट हो सके। नेक्स्ट देखिए डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर्स ऑफ ए सिलेक्ट सेट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। इसमें क्या किया गया, डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर, यानी कि पब्लिक सेक्टर जो एंटरप्राइजेस थी उन्होंने एक सेट जो है गवर्नमेंट ने सिलेक्ट किया इनका कि जो डिस इन्वेस्टमेंट हो रही थी शेयर्स को, जो शेयर्स थे उनमें डिस इन्वेस्टमेंट कर दी जाए। जहाँ पर लगता है कि वीक सेक्शन है और जहाँ पर लगता है कि हमारा जो गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं जो ये पब्लिक सेक्टर जो कंपनीज़ हैं PSU यूनिट्स, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, उन्हें लगता था कि यहाँ पर हमारा इन्वेस्टमेंट करके कोई फ़ायदा नहीं, तो उन शेयर्स को डिस इन्वेस्टमेंट कर दिया गया। देखिए डिसइन्वेस्टमेंट रेफर टू सेल ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स टू प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब देखिए क्या बताया गया है यहाँ कि जो इक्विटी शेयर्स हैं पब्लिक सेक्टर के इक्विटी शेयर्स को किस में चेंज कर देना, यानी उनकी सेल कर देनी, कहाँ पर, प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक में, ये होता है डिसइन्वेस्टमेंट। तो यहाँ ये पॉइंट दिया गया ना, डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर यानी शेयर्स की सेल कर देना प्राइवेट सेक्टर को या पब्लिक सेक्टर को।
ठीक है, तो यहाँ पे एक सिलेक्ट सेटअप किया गया इसका कि द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू विथड्रॉ इट्स होल्डिंग फ्रॉम PSU एंड एनकरेज मोर पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन मैनेजिंग पब्लिक सेक्टर यूनिट। कि गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि PSU की होल्डिंग्स को विड्रॉ करेगी, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन किसका होगा वहाँ पर, प्राइवेट सेक्टर का, ठीक है, ताकि किस में मैनेज कर सके पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को। इट विल एक्सपेक्टेड दैट इट विल इम्प्रूव मैनेजरियल एफिशिएंसी ऑफ PSU, और ये गवर्नमेंट ने एक्सपेक्ट किया कि इससे क्या होगा, जो मैनेजरियल एफिशिएंसी है PSU की वो क्या हो जाएंगी, इम्प्रूव हो पाएंगी दिस इन्वेस्टमेंट से, ठीक है। देखिए इसमें प्राइमरी ऑब्जेक्टिव प्राइवेटाइजेशन के क्या रहे, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया। फर्स्ट था रिलीजिंग द लार्ज अमाउंट ऑफ पब्लिक फंड्स ब्लॉक्ड इन दीज यूनिट एंड यूटिलाइजिंग दैम फॉर अदर सोशल प्रायोरिटी प्रोजेक्ट सच एज एजुकेशन हेल्थ। अब देखिए रिलीज़ कर दिया गया जो पब्लिक फंड था जो कि फंस रहा था यूनिट्स में ना, जो ऐसी यूनिट्स थी जो कि डेवलपमेंट नहीं हो पा रही थी जिनकी, तो ऐसी यूनिट्स में अगर पब्लिक जो फंड था वो फंस रहा था तो उस अमाउंट को क्या कर दिया गया, रिलीज़ कर दिया गया। किसके लिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए। तो इसमें क्या हुआ, जो गवर्नमेंट थी उसने अपने कुछ शेयर क्या कर दिए, जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थी उनके कुछ शेयर क्या कर दिए, प्राइवेट सेक्टर को सेल कर दिए, ठीक है। उससे क्या हुआ, उससे जो पैसा वहाँ फंस रहा था वो क्या हुआ, प्राइवेट सेक्टर के थ्रू एफिशिएंसी होकर वो क्या हुआ, वहाँ से जो पैसा ब्लॉक था यूनिट्स में वो क्या हुआ, वो कवर हो गया। क्योंकि जो शेयर्स थे अब वो प्राइवेट सेक्टर के अंडर में भी चले गए कुछ %, तो जब दोनों के हो गए, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के इन्वॉल्वमेंट हो गई उसमें, तो वो शेयर्स की जब सेल हुई पब्लिक के लिए और प्राइवेट सेक्टर के लिए उन्होंने परचेज़ किया और वहाँ से कैपिटल जो हुई वो ब्लॉक जो हुई थी वहाँ से रेज कर ली गई। तो इससे क्या हुआ, और वो जो पैसा आया उसको यूटिलाइज़ किस में कर दिया गया, अदर सोसाइटी प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स में, लाइक एजुकेशन और हेल्थ, इस तरफ उसको क्या कर दिया गया, पैसे को यूटिलाइज़ किया गया। सेकंड, रिड्यूसिंग डेप्ट एंड इंटरेस्ट बर्डन। जो भी डेप्ट यानी जो ऋण वगैरह लिया हुआ था, अगर हम बात करें इनमें PSU यूनिट्स में, जो PSU यूनिट्स हैं उनका जो डेप्ट और इंटरेस्ट का बर्डन था वो कम कर दिया गया, ठीक है। ट्रांसफरिंग द रिस्क फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर, ये पॉइंट यहीं से रिलेट करता हुआ है जो मैंने बताया था कि जो शेयर्स का था जो प्राइवेट सेक्टर को जो सेल कर दिए गए, इससे क्या हुआ, जो रिस्क था वो शेयर कहाँ से हो गया, वो रिस्क था वो पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफ़र हो गया। रिड्यूसिंग गवर्नमेंट कंट्रोल, गवर्नमेंट का जो कंट्रोल था वो भी रिड्यूस हो गया क्योंकि उस थोड़ा जो कंट्रोल था वो प्राइवेट सेक्टर में भी चला गया, तो रिड्यूस हो गया गवर्नमेंट कंट्रोल। नेक्स्ट देखिए, डिस्करेजिंग गवर्नमेंट मोनोपोली। गवर्नमेंट इसमें यहाँ पे क्या किया, गवर्नमेंट ने जो एक नया स्टेप उठाया, वो गवर्नमेंट ने अपनी मोनोपोली जो थी उसको डिस्करेज कर दी, ठीक है। जैसे कि टेलीकॉम इंडस्ट्री जो थी एक BSNL, उस पर गवर्नमेंट के अंडर में थी वो, है ना, PSU पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थी। तो अब इससे क्या हुआ, जब उसका प्राइवेटाइजेशन किया गया तो क्या हुआ, इससे और भी जो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज थी वो भी आई, तो इससे क्या हुआ, मोनोपोली जो थी गवर्नमेंट की वो ख़त्म हो गई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है पॉलिसी रिगार्डिंग सिक यूनिट्स टू द सेम एज दैट फॉर द प्राइवेट सेक्टर। सिक यूनिट की जो पॉलिसीज़ थी वो कैसे की गई, वो एज ए प्राइवेट सेक्टर की गई पॉलिसीज़ थी जो ऐसी बनाई गई। देखिए, ऑल द लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज वर हैंडेड ओवर द BIFR। BIFR क्या है, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकन्स्ट्रक्शन। क्या है, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकन्स्ट्रक्शन। ये क्या करती है, ये जो सिक यूनिट्स हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए क्या करती हैं, काम करती है, उन्हें रिवाइव और रिहेबिलिटेट करती है, ठीक है। तो ये BIFR ये एक ऐसी यूनिट है जो कि यही काम करती है कि जो सिक यूनिट है उनकी अगर डेवलपमेंट या रिवाइव उन्हें किया जाना है तो ये वो करने की कोशिश करती है। लेकिन BIFR डिसाइडेड टू वाइंडिंग अप सम very sick units to revive and rehabilitate some other sick units where there is scope to convert them into health units। अभी BIFR ने क्या डिसाइड किया कि जो सिक यूनिट है जो कि बहुत ज़्यादा वीक है उन्हें क्या कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया, उन्हें वाइंडिंग अप हो जाए उनकी, और जो ऐसी यूनिट है जिनको लगता है कि उन्हें रिवाइव और रिहेबिलिटेट किया जा सकता है, ठीक है, उन्हें दोबारा खड़ा किया जा सकता है, तो उन्हें कन्वर्ट करने के लिए स्कोप जो है वो BIFR ने उठाया कि वो उनको हेल्थ यूनिट में कन्वर्ट कर सकती है, ठीक है। देयर वॉज लॉट ऑफ ऑपोजिशन शोन बाय वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज़ ऑफ यूनिट्स विच वर डिसाइडेड टू बी क्लोज डाउन, सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अप नेशनल रिन्यूअल फंड टू रिहेबिलिटेट एंड कंपनसेट द वर्कर्स
एंड ऑफर देम वेरियस वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। देखिए अब जो वर्कर्स थे जिन्हें जो कि सिक यूनिट बंद की गई, अब उनके वर्कर्स ने इसके लिए क्या क्या स्ट्राइक वगैरह की, क्योंकि उन्हें डर था कि हमारी तो नौकरी यहाँ से चली गई। अब गवर्नमेंट ने उनके लिए भी कुछ डिसाइड किया। गवर्नमेंट ने क्या किया, उनके लिए नेशनल जो रिन्यूअल फंड है वो क्या किया, सेटअप किया। इससे जो वर्कर्स थे, ठीक है, जो कंपनीज़ के वर्कर्स थे, जो इन बिजनेस एंटरप्राइजेस के, उन्हें कंपनसेट यहाँ से किया गया, ठीक है, और उनके लिए इससे रिलेटेड वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम भी यहाँ से अप्लाई की गई। इससे वो क्या हुए, सेटिस्फाइड हुए। देयर आर मैनी एंटरप्राइजेज विच are very sick and government is not in position to feed them anymore. That is why the government has to take the hard step to closing this unit after providing safety to the worker of these units through national renewal fund. देखिए ऐसी यूनिट्स को जिन लगता है कि गवर्नमेंट हम इन्हें रिवाइव नहीं कर सकते थे, है ना, गवर्नमेंट को जो लग रहा था कि इन्हें और रिवाइव नहीं कर सकते, उन यूनिट्स को गवर्नमेंट ने क्या किया, क्लोज कर दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, और जो उनके वर्कर्स थे उन्हें सेफ्टी प्रोवाइड की गई थ्रू नेशनल रिन्यूअल फंड, ठीक है। तो एक ये जो चेंज था पब्लिक सेक्टर का वो किया गया कि जो यूनिट सही थी, जिन्हें लगता था रिवाइव किया जा सकता है और जिन्हें रिहेबिलिटेट किया जा सकता है, वो गवर्नमेंट ने किया, जिन्हें खड़ा किया जा सकता था। पर जो ऐसी थी, जो बेकार यूनिट्स थी, बिल्कुल वीक, उन्हें क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने क्लोज कर दिया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक हमारे नेक्स्ट पेज पर है, जो कि लास्ट है इसका पॉइंट। लास्ट जो 4 स्टेप जो गवर्नमेंट ने उठाया वो था मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है, समझौता। इसमें कहा गया कि पब्लिक सेक्टर के द्वारा पब्लिक सेक्टर के लिए समझौता किया। देखिए अंडर MOU द पब्लिक सेक्टर इज गिवन ग्रेटर ऑटोनॉमी। देखिए MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के थ्रू पब्लिक सेक्टर को क्या किया गया, उसे ग्रेटर ऑटोनॉमी दे दी गई, स्वतंत्रता दे दी गई कि तुम अपने तरीके से काम करो। दे आर गिवन द टारगेट्स एंड टू अचीव दिस टारगेट दीज यूनिट आर ग्रांटेड ऑपरेशनल फ्रीडम बट दे आर अकाउंटेबल फॉर नॉट अचीविंग द रिजल्ट ऑन टाइम। देखिए उन्हें फ्रीडम दे दी गई कि अपने अब वो जो भी काम है वो अपने तरीके से करें। देखिए लिखा ना ऑपरेशनल फ्रीडम उन्हें दे दी गई कि अपना जो काम उन्हें दिया गया, टारगेट दिया गया, उसको आराम से वो अपने तरीके से पूरा करें। पर अगर वो टाइम पर पूरा काम नहीं करेंगे तो वह अकाउंटेबल होंगे, इसके लिए उसकी उन्हें जवाबदेही देनी पड़ेगी। थ्रू MOU द अननेसेसरी इंटरफेरेंस ऑफ मिनिस्टर कैन बी रिड्यूस्ड एंड मोर ऑटोनॉमी इज ग्रांटेड टू दीज यूनिट बट दे आर हेल्ड अकाउंटेबल फॉर स्पेसिफिक रिजल्ट। देखिए MOU में यानी समझौता किया गया गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिक सेक्टर के साथ कि आप अपना तरीके से काम कीजिए पर हमें तो रिजल्ट चाहिए, जो टारगेट दिया गया है वो टाइम पे पूरा होना चाहिए। अब इसमें क्या हुआ MOU में, यानी इस समझौते में ये भी हुआ कि जो मिनिस्टर्स का अननेसेसरी इंटरफेरेंस था वो भी क्या कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया, कम कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया कि जो अननेसेसरी यानी जो ज़रूरी नहीं है मिनिस्टर्स का इसमें इंटरफेरेंस वो ना हो, और उन्हें ऑटोनॉमी दे दी गई कि अपने यूनिट्स को वो अपने तरीके से करें, पर हमें तो जो स्पेसिफिक रिजल्ट है उसके लिए हमें अकाउंटेबिलिटी आपकी चाहिए, यानी आप उसकी जवाबदेही देंगे कि जो काम जो टारगेट दिया गया था वो पूरा हुआ है तो ठीक है, नहीं हुआ तो क्यों, ठीक है। तो ये बेटा हमने चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर के पॉइंट्स पढ़े कि क्या क्या चेंज गवर्नमेंट ने किए। तो ये 4 जो थे रिफॉर्म्स किए गए, जो हमने पढ़े कि फर्स्ट में हमने ये पढ़ा कि जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ थी जो इनके अंदर, उनकी जो नंबरिंग है वो घटा दी गई, है ना। और सेकंड हमने पढ़ा कि डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया गया शेयर्स का। इससे क्या हुआ, इससे जो डेब्ट और इंटरेस्ट का बर्डन था पब्लिक सेक्टर पे वो ख़त्म हो गया, और इससे पब्लिक सेक्टर अपने रिस्क को ट्रांसफ़र कर पाया प्राइवेट सेक्टर के साथ, और इससे जो गवर्नमेंट का कंट्रोल था वो भी रिड्यूस हुआ, ठीक है। थर्ड हमने पढ़ा कि जो सिक यूनिट थी उन्हें क्या कर दिया गया, क्लोज कर दिया गया, और जो लगता था कि जिन्हें रिवाइव किया जा सकता है और जिन्हें रिहेबिलिटेट किया जा सकता है उनमें क्या किया गया, उन्हें BIFR के अंडर उनको रिवाइव किया गया। फोर्थ जो पॉइंट हमने पढ़ा वो पढ़ा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसमें क्या किया गया, गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर के साथ समझौता किया कि आप अपने तरीके से अपना काम करें, पर जो आपको टारगेट दिया जाए वो आप टाइम पे पूरा करें, आपकी इसकी अकाउंटेबिलिटी आपकी बनेगी, ठीक है। तो बेटा आज का जो टॉपिक था वो हमारा ख़त्म होता है। इतना ही था आज का टॉपिक, चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। जितना आज आपको कराया गया है इसे अच्छी तरह से पढ़ें। थैंक यू।